जय हिंद दोस्तों। दिन 24 सितंबर लद्दाख में अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ हिंसक हो जाती है और जिसके बाद सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और 90 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में लद्दाख स्काउट के एक पूर्व सैनिक थे। लद्दाख के लोग पिछले 5 सालों से गांधी के बताए हुए मार्गों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, जिसकी अगुवाई सोनम वांगचुक कर रहे थे। और 26 सितंबर को हिंसा भड़कने के बाद उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जोधपुर जेल लाया गया। आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल आतंकियों के विरुद्ध में किया जाता है, लेकिन सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लद्दाख के लिए बहुत सारे आविष्कार किए हैं। जैसे कि सोलर बिल्डिंग उन्होंने भारतीय सेना के लिए बनाया, जो वहाँ पर बाहर की तुलना में अंदर थोड़ी गर्मी रहती है। आइस स्तूपा ये बर्फ़ का पहाड़ होता है जो सर्दियों में आर्टिफिशियल बर्फ़ को जमा करके गर्मी में पानी की कमी को पूर्ति किया जाता है। और एजुकेशन में बहुत सारे कार्य किए लद्दाख के लिए, और पर्यावरण के लिए भी वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और बहुत सारे कार्य भी किए। इन्हीं सब चीज़ों के चलते उन्हें 2016 में रोलेक्स अवार्ड और 2018 में रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। सवाल ये है कि आखिर लद्दाख में ऐसी स्थितियां बनी ही क्यों। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया जाता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बदल दिया जाता है, जो लद्दाख के लोग बहुत सालों से मांग कर रहे थे। इसके बाद लद्दाख के लोग बहुत खुश होते हैं और सोनम वांगचुक स्पेशली मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। जम्मू कश्मीर को मिलता है विधानसभा, लद्दाख को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती, और जिसके बाद धीरे धीरे आंदोलन की शुरुआत होती है और 2021 में 3 बड़े नेता मिलकर आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसमें से एक होते हैं चेवांग, दूसरे चेलगम रिपुजी जो बौद्ध नेता थे, और एक होते हैं सोनम वांगचुक। ये तीनों मिलकर के आंदोलन की शुरुआत करते हैं और 2022 में 2 प्रमुख संगठन बनते हैं। लेह एपेक्स बॉडी जो एक बुद्धिस्ट संगठन था और उसका मुख्यालय लेह में है, और एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो शिया मुस्लिम का एक ग्रुप है जिसका मुख्यालय कारगिल में है। और उसके बाद धीरे धीरे सोनम वांगचुक बीच बीच में हंगर स्ट्राइक रखते हैं, लेकिन उनको कोई सीरियस नहीं लेता। इसके बाद सोनम वांगचुक 1 सितंबर 2024 को दिल्ली चलो पदयात्रा की शुरुआत करते हैं, जिसमें वे 1000 किलोमीटर की यात्रा को लद्दाख से दिल्ली तक तय करने वाले हैं, जिसमें उनके साथ लद्दाख के लोग और 2 मुख्य संगठन लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी उनके साथ होता है। अभी तक न तो इसे सरकार गंभीरता से लेती है और न ही देश का मुख्य मीडिया इसे अपनी चैनलों में दिखाता है। लद्दाख के लोगों की मुख्यतः 4 मांगे हैं: स्टेटहुड, दूसरा 6th शेड्यूल, और तीसरा लोकसभा में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, और चौथा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। 5 अक्टूबर 2024 को सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं और 21 अक्टूबर को गृह मंत्रालय से उन्हें बातचीत का आश्वासन मिलता है, और आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक को बंद कर देते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। उसी तरह घिसा पिटा जवाब देकर के मामले को टाल दिया गया। फिर 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक एक बार फिर डिसाइड करते हैं कि वो हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। अभी तक सरकार और मीडिया बिल्कुल भी सोया हुआ है, और 23 सितंबर को हंगर स्ट्राइक में 2 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और अभी तक जो लोग शांति से अपना आंदोलन कर रहे थे उनकी भीड़ अब उग्र हो जाती है। वे लोग भाजपा कार्यालय में आग लगा देते हैं, और तब जा कर के सरकार की और मीडिया की नींद खुलती है, जैसे मानो इसी दिन के लिए वे लोग बैठे हुए थे। अब भीड़ बेकाबू हो चली थी। सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 90 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। मरने वालों में लद्दाख स्काउट के एक पूर्व सैनिक होते हैं जो देश की सेवा में अपना योगदान दे चुके होते हैं, और उनके पिता भी पूर्व सैनिक थे। और इसी बीच मीडिया और बीजेपी का आईटी सेल फेक नैरेटिव फैलाने में और देश के कुछ लोगों को गुमराह करने में सफल हो जाता है। अब सवाल ये है कि अब लोकतंत्र में आम आदमी के पास क्या विकल्प बचते हैं। अगर वो अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करे तो उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, और अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते करते लोगों का सब्र का बांध टूट जाए और लोग उग्र हो जाए तो सरकार उसे देशद्रोही बताने लगती है, सरकार उसको सर्टिफिकेट देने लगती है। भारत कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां के हर फैसले राजनीतिक तराजू में तौलकर अपने फायदे के लिए लिए जाए। भारत एक देश है जहां के सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। भारत एक वेलफेयर स्टेट भी है। निश्चित ही लद्दाख राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य बड़े राज्यों की तुलना में कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ लोकसभा में एक सीट है। तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि वहाँ के लोगों के अधिकार नहीं है। भारत का संविधान पूरे भारत के लोगों को समान अधिकार देता है, चाहे वह आदमी तमिलनाडु का हो, चाहे वह गुजरात का हो। लद्दाख की यह घटना कोई क्षेत्रीय आंदोलन नहीं, पूरे भारत के सिस्टम की तस्वीर है। यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार का विरोध करने पर जेल में डाल दिया जाएगा। मोदी भक्ति ही देशभक्ति बन गई है। खुद देश को लूटना है और दूसरे को सर्टिफिकेट देना है और एसी में बैठ करके अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का मैसेज फॉरवर्ड करना है। यही है मोदी भक्ति। और जो लोग भारत की सुरक्षा के लिए पहली पंक्ति में खड़े होकर के चीन का मुकाबला करते हैं, उसको देशद्रोही बता देते हैं। जैसा कि नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये विदेशी साजिश है। तो हमको तो ये समझ में नहीं आता कि विदेशी साजिश 2014 से पहले नहीं होती थी क्या? और ऐसा क्या हो गया है कि अब विदेशी फंडिंग हो रही है जो पहले नहीं होती थी? सोनम वांगचुक जो साइंटिस्ट हैं, आखिर उनको कोई क्यों फंड करेगा? अगर उसको फंड करना होगा तो वो डायरेक्ट गोदी मीडिया में फंड करेगा, जिसके पास दलाली करने का अनुभव भी है। अब सोनम वांगचुक को फंड करने से उसको क्या लाभ मिलेगा? अगर सोनम वांगचुक विदेश से फंडिंग ले रहे थे तो इतने दिनों से सुरक्षा एजेंसी आखिर कर क्या रही थी? इसी दिन का इंतजार कर रही थी, या वो इसलिए रुकी हुई थी कि वो बीजेपी की प्रशंसा कर रहे थे? कुछ रिपोर्ट की माने तो इसी से मिलता जुलता आंदोलन 1984 में सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल के द्वारा एसटी में शामिल होने को लेकर के किया गया था। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां पहुंच करके इस आंदोलन को ख़त्म करवाया और उसकी मांगों को माना। अब उस समय कहाँ से फंडिंग हो रहा? यहाँ तक एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि राजनीति करना और देश चलाना ये दोनों दो चीज़ें हैं, और इंदिरा गांधी इन दोनों चीज़ों को बेहतर समझती थी। लद्दाख में विधानसभा की जो मांग है वो इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि वहाँ के लोगों के प्रति किसी की जवाबदेही नहीं है। लद्दाख के लिए जो फैसले लेते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी जवाबदेही केंद्र सरकार के प्रति है। दिल्ली में फैसले लिए जाते हैं और यहाँ सिर्फ आदेश आते हैं। इसीलिए स्टेटहुड की मांग वहाँ तेज़ी से उठ रही है ताकि वहाँ का लोकल मुद्दा वहाँ पर सुलझाया जाए। लद्दाख के लोग वहाँ भी जम्मू कश्मीर जैसा विधानसभा चाहते हैं ताकि वो लोकल विषयों पर अपने लिए कानून बना सके और वहाँ भी अपने प्रति किसी की जवाबदेही तय कर सके। दिल्ली में फैसले लिए जाते हैं और यहाँ सिर्फ आदेश आता है, और वहाँ जो रूल करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी जवाबदेही केंद्र सरकार के प्रति है। लद्दाख के लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। 6 शेड्यूल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2019 में लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए सिफारिश करता है। लद्दाख के लोग वहां का प्रोटेक्शन चाहते हैं क्योंकि लद्दाख बहुत सेंसिटिव इलाका है। वह ज़्यादा जनसंख्या का दबाव नहीं झेल सकता, और हाल ही में हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट का रुझान जिस प्रकार से बढ़ा है, वहाँ के इकोसिस्टम में तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है और ज़मीन सिकुड़ती चली जा रही है। खेती का प्रोडक्शन कम होते चला जा रहा है। पानी की भारी कमी है क्योंकि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है, और अगर ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे बचेंगे? सोनम वांगचुक ये दावा कर चुके हैं कि लगभग 200 करोड़ लोग इस ग्लेशियर पर निर्भर हैं, और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद आर्टिकल 35A का जो पहले प्रोटेक्शन था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। अब बाहर के जो उद्योगपति वहाँ जा रहे हैं, उनको वहाँ के बर्फ़ पिघलने से या इकोसिस्टम के परिवर्तित होने से क्या मतलब? वो अपना मुनाफा लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो समझना होगा कि बाहरी की तुलना में या औरों की तुलना में वहाँ के लोग वहाँ के इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो बेहतर जानते हैं। और तीसरी जो डिमांड है वो है लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ के लोगों की 2 लोकसभा सीट की डिमांड है, एक लेह के लिए और दूसरा कारगिल के लिए। सोचिए कि उतने बड़े एरिया में 1 लोकसभा सीट है और 1 जनप्रतिनिधि है। अगर वहाँ के लोगों को अपने जनप्रतिनिधि से मिलना है तो पहाड़ी रास्तों में जाना पड़ता है। सोचिए, ना उनके पास साधन है और ना उनके पास संसाधन है। और चौथी जो मांग है वो है लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन। लद्दाख में बेरोजगारी चरम पर है और वहाँ का मुख्य रोजगार टूरिज्म है, जो अब कर्फ्यू लगने के बाद वो भी बंद हो गया है। वहाँ के लोग चाहते हैं कि लद्दाख के पॉलिसी मेकिंग में लद्दाख के लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि वो औरों की तुलना में लद्दाख को बेहतर समझते हैं। देश की किसी भी घटना को समझने के लिए खुद को उसके केंद्र में रखकर मूल्यांकन करना होगा। वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोग राजनीतिक रूप से पूर्णतः देश के अन्य राज्यों के द्वारा लिए हुए फैसले पर निर्भर है।
सोचिए, वहाँ इंटरनेट बंद है, टूरिज्म के चलते रोजगार ठप पड़ा है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी रुकी हुई है। तब ज़रूरत है वहाँ के लोगों को बेहतर समझने की और यह विश्वास दिलाने की कि दिल्ली में बैठे हुए चंद लोग भारत नहीं है, भारत की आम जनता लद्दाख के लोगों के साथ खड़ी है। देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी भी उनमें से एक राजनीतिक पार्टी है। उसे चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का और सरकार बनाने का पूरा अधिकार है और लोकतंत्र में जनता को भी सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी विरोध को जिस प्रकार से देश विरोध बता करके अपने ही देश के लोगों पर गोलियां चलवाई जा रही है, ये भारतीय लोकतंत्र में कभी स्वीकार नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जय